हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीस्ट पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, NIUS ओपन बोर्ड के एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं और इसी के कॉन्टेक्स्ट में उससे रिलेटेड मैथ्स और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसके पहले के प्रीवियस पार्ट्स भी हैं, और आप अगर हमारे चैनल के लिंक पर जाएं तो आपको इसके प्रीवियस पार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि हमने कुछ और पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है, कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिलेबस से रिलेटेड भी मैंने आपको उसमें बताए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स हाउ अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मर्क्यूरी थर्मोमीटर। What is the body temperature of a normal human adult on the Celsius scale? Why we can't use laboratory thermometer to measure the temperature of our body? ठीक है। तो अब इन्होंने एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस हमें दे दिए हैं और हमसे बोला है कि हमें इन सभी का आंसर बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, एक क्लिनिकल थर्मामीटर और एक ऑर्डिनरी मर्क्यूरी थर्मामीटर में डिफरेंस क्या होता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर अगर हम देखें, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में आपको, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेचर की रेंज रहती है वो एज़ कम्पेयर टू एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर उतनी ज़्यादा नहीं रहती। क्योंकि अगर किसी ह्यूमन को हाई फीवर होगा तो भी उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट एट मोस्ट जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। ओके। बट लेबोरेटरी में अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर लेंगे तो हमें बहुत सारे अलग अलग स्केल्स वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी टेम्परेचर की रेंज बहुत ज़्यादा होगी। सो जो पहला पॉइंट है वो आप ये लिख सकते हैं, दैट द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ स्मॉलर रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन बॉडी, whereas a laboratory thermometer has a wider range. Next point है, what is the body temperature of a normal human adult on a Celsius scale? So Celsius scale पर normal human adult का body temperature कितना होता है। तो हमें पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। सो इट इज़ इधर 97 से 98 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर हम उस स्केल में सेल्सियस स्केल में देखें, सो जहाँ पर इन्होंने पूछा है सेल्सियस स्केल में, सो आप आंसर करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कांट वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, इसी से हमें एक सेकेंड पॉइंट भी मिलता है। अभी तक हमने यहाँ पर यानी 2 पॉइंट्स देखा था, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। अब हम एक सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पर आपको बताते हैं। तो सेकेंड पॉइंट होगा कि फ्रेंड्स, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें एक मेटालिक किंक होता है, एंड व्हाट इट डज इज इट एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट्स द मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन। यानी कि जब आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जो मर्क्यूरी है वो नीचे फॉल डाउन नहीं होता। जबकि दूसरे केस में अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के केस में देखें तो उसमें जब आप टेम्परेचर मेजर करने के बाद थर्मामीटर निकालेंगे तो जो आपका मर्क्यूरी है वो तुरंत क्या कर जाएगा, फॉल डाउन कर जाएगा। तो ऐसा आपके सेल्सियस स्केल में नहीं होता, क्योंकि ये आपके सॉरी सेल्सियस स्केल आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये होता है। बट आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें आपको मेटालिक किंग देखने को मिलता है, वहाँ पर आपका जो मर्क्यूरी है वो ऐसे फॉल नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। गिव द कंडीशंस अंडर विच मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यानी कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कवर्ड बराबर हो जाएंगे। सेकंड, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 2.0 किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड रीचेस बैक टू ए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन द बॉडी एंड ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये कहता है कि आप वो कंडीशन बताइए जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने दो पॉइंट्स रख रहा हूँ। एक है पॉइंट ए, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट बी लाई करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बीच का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं तो आपके पास सिर्फ एक ही आंसर होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट आंसर होगा इन दोनों के बीच ड्रॉ की गई एक स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल ये लाइन 5 मीटर की है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो एक 5 मीटर की लाइन है, ये इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम देखें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में, सो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी भी तरह से, फॉर एग्जांपल मैंने एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी और वो रोड घुमा फिरा कर पॉइंट बी तक पहुंच रही है। तो ये जो घुमाई फिराई वाली रोड है
इसकी लेंथ 5 मीटर तो नहीं होगी, आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कर्व्स हैं, तो ये 5, 10, 15, 20 कितने भी मीटर हो सकती है, बट ये 5 या 5 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल हम करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसका पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन हो या हमें वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करना हो, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल लाइन से ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गिव द कंडीशन अंडर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, तो देखिए अगर यही कंडीशन है, अगर ये दो पॉइंट ऐसे, जैसे ये दो पॉइंट ए और बी हैं, तो इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा जब डिस्टेंस जो है वो भी हम स्ट्रेट लाइन में मेजर करें और डिस्प्लेसमेंट भी हम स्ट्रेट लाइन में मेजर करें। ठीक है, सो व्हेन द बॉडी कवर्स, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तब हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 2.0 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड। ठीक है, तो दो पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं, मैं इन्हीं को पॉइंट ए और बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए और बी है। तो जो हमारी बॉडी गई थी वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई थी, 2 किलोमीटर था वो डिस्टेंस, और 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो वापस पॉइंट ए पर आ गई। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इन्होंने हमसे पूछा है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बताइए, ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो आप डिस्प्लेसमेंट भी बताइए और डिस्टेंस ट्रैवल्ड दोनों को बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें बस ओवरऑल ऐड करना है। ओके, सो ए टू बी का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, वो उन्होंने ए से बी तक ट्रैवल किया और फिर उसके बाद वापस 2 किलोमीटर फिर से वापस ट्रैवल कर लिया। तो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट विल बी इक्वल टू 4 किलोमीटर। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, उनका इनिशियल पॉइंट ए था उस बॉडी का, ए से बी तक हो गई 2 किलोमीटर और बी से वापस वो आ गई ए पर, फिर से वापस 2 किलोमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है नेट वो हो जाएगा ज़ीरो। वाई, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट, जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ हो ही नहीं सकती बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन रस्टिंग एंड कंबशन। ओके फ्रेंड्स, रस्टिंग का मतलब होता है लोहे में जंक लगना, और या लोहा या कोई भी मेटल में, बट हम मोस्टली लोहे के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर आयरन, सो आयरन में जंक लगने को हम रस्टिंग बोलते हैं। एंड कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना। ओके, कोई भी फ्यूल, आप कोई भी ऑर्गेनिक मैटर के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स अगर एक दूसरे मतलब अगर कंबस्ट हो रहे हैं, यानी कि फायर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस को बोल सकते हैं कंबशन। ओके, सो कंबशन और रस्टिंग के बीच में इन्होंने हमसे पूछा है कि आप बताइए दो सिमिलैरिटीज़ के बारे में और दो डिफरेंसेस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर ये हो जाएगी कि रस्टिंग एंड कंबशन आर बोथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वाई, बिकॉज रस्टिंग भी ऑक्सीजन का एडिशन होती है व्हेन आयरन ऑक्साइड, बिकॉज यहाँ से हमें मिलता है, और कंबशन में भी हमें ऑक्साइड मिलता है बिकॉज उसमें भी, बिकॉज एयर के प्रेजेंस में ही बर्निंग होगी, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो है ये हमारी हो गई पहली सिमिलैरिटी। सेकेंड, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड इन बोथ दीज रिएक्शन। तो जो हमारी सेकेंड सिमिलैरिटी है वो ये हो जाएगी कि रस्टिंग के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए और कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस पे। तो देखिए, रस्टिंग जो है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, रस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेयर एज कंबशन इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस, कंबशन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, अब मिनटों में कोई भी चीज़ जल जाती है, बट किसी लोहे में जंक लगने में बहुत ज़्यादा महीने या कभी कभी तो सालों भी लग सकते हैं। सो रस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस वाइल कंबशन इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज दैट रस्टिंग नीड्स मॉइस्चर। रस्टिंग कब होगा, जब आपके पास मॉइस्चर होना चाहिए, वहाँ पर वाटर वेपर होना चाहिए, तब आपकी रस्टिंग होती है। बट कंबशन रिक्वायर्स नो मॉइस्चर, कंबशन के लिए आपको किसी भी तरह के वाटर प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। सो कंबशन रिक्वायर्स नो मॉइस्चर वेयर इज रस्टिंग रिक्वायर्स मॉइस्चर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम थ्री कंपाउंड्स, components, sorry, name three components of biosphere
which event before appearance of life started evolution of these biospheres and what is the proof of this event? तो बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स तीन कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि लैंड, वाटर और हमारी ब्लैंकेट ऑफ एयर यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर, ये तीन कंपोनेंट्स हैं। तो लैंड को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फियर। ठीक है। सो थ्री कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट हो जाएगा लैंड मास यानी कि लिथोस्फियर, एंड दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा वाटर यानी कि हाइड्रोस्फियर, और तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एटमॉस्फियर। ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके तीन कंपोनेंट्स हैं बायोस्फियर के। विच इवेंट बिफोर अपीयरेंस ऑफ लाइफ स्टार्टेड एवोल्यूशन ऑफ दीज स्फीयर्स? ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, इस इवेंट का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, किसी चीज़ का अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में बट जाना या टूट जाना। और अर्थ जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी वर्ल्ड की, तो अर्थ वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ सन, अर्थ सन का एक पार्ट थी। फिर धीरे धीरे इट कूल डाउन, और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, अर्थ के अलग अलग लेयर्स बनना चालू होती हैं। ठीक है, अर्थ में अलग अलग चीज़ें बनना चालू होती हैं। तो लैंड मास जो है वो आपका अलग बन गया, वाटर बॉडीज़ आपकी अलग बन गई, और ब्लैंकेट ऑफ एयर अलग बन गई। सो डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ इज़ द नेम ऑफ द इवेंट। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ दिस इवेंट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, मीटरॉइड्स विच आर ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराने मीटरॉइड्स जो अर्थ पर गिरे हैं, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, so they are approximately 4 to 4.5 billion years old, but the oldest rock found in earth is only 3.8 billion years old। यानी कि जो सबसे पुराना रॉक है हमारी अर्थ पे जो हमें मिला है, दैट इज़ ओनली 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जबकि उससे ज़्यादा पुराने तो हमें मीटरॉइड मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट था वर्ल्ड में जब हमारा लैंड मास नहीं बना था, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ वाज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, सो दिस प्रूव्स द इवेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, सिंस द ओल्डेस्ट मीटरॉइड फाउंड ऑन the surface of the earth is older than, way older than the oldest rock found, therefore we can say that उस टाइम पर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, there was no differentiation there। okay, so it means differentiation was taking place during this time। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाउ आर मेटल्स जनरली डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल्स विथ रिगार्ड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़? पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सभी को इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जाएं और मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ें, दोनों के बारे में बेसिक चीज़ें देखें, बिकॉज ये चीज़ें आपके साथ अभी भी और आगे भी, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कभी भी अपीयर होंगे तो वो आपके काम आने वाली हैं। साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस। ओके, चलिए अब मैं आपको बता देना स्टार्ट करता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की इनके बीच में डिफरेंसेस होते क्या क्या हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो मेटल्स आर, हम सभी को पता है जितने भी हमारे घर में वायर लगते हैं उन सभी वायरों में अंदर कोई ना कोई मेटल ही होता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेर इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैं आपको बता दूं फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट जो है, इन दोनों में ये चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, दैट दोनों ही केसेस में जो मेटल हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब हीट होता है। सो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेर इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सो मेटल्स ऑक्साइड्स जो हैं उनका नेचर हमेशा हमेशा बेसिक होता है, वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो हमेशा एसिडिक होता है। ओके, सो नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे, वेयर एज मेटल ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के होंगे। एक्शन ऑफ एसिड्स, मेटल्स जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ, तो वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, हमेशा वो रिएक्शन अच्छे से हो जाएगा, और रिएक्शन होने के बाद जो गैसेस रिलीज होंगी वो गैस लिबरेट कर जाएंगी। ठीक है, और एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा विच वुड बी द सॉल्ट ऑफ मेटल, वेयर एज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ उतना रीडली रिएक्ट नहीं करते, तो दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स द एसिड्स। तो यहाँ पर हमने देखे चार डिफरेंसेस मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, मेटल्स की ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स की कम होती है। एज़ कम्पेयर टू थर्मल कंडक्टिविटी में भी सेम ही चीज़ है, जो कि मेटल्स हाईली कंडक्टिव होते हैं और नॉन मेटल्स कंडक्टिव नहीं होते। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वाइल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और इसी की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्शन ऑफ एसिड है, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वेयर एज मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो एक
सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ जो भी एसिड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे उसकी जो गैस रहेगी एसिड की, जो भी, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाइड्रोजन गैस वगैरह वगैरह रिलीज एटमॉस्फेयर में होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए मैं क्लास को यहीं समअप करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इस सीरीज़ में कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल सपोर्टिव लगा, या आप लोगों को लगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा है इस चैनल से, तो मैं आप सभी को इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी जो बाकी की सीरीज़ है NIOS से रिलेटेड, वो सभी आप देख सकते हैं। और NIOS के साथ साथ अब हम नेक्स्ट इन द अपकमिंग पीरियड और भी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और आप सभी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।